चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 10 के 6 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है राजनीति दल। इसके परिचय देखें तो लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की भी चर्चा की और कक्षा 9 में हमने देखा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने, संविधान रचने और चुनावी राजनीति और सरकार के गठन तथा संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। और इस पाठ्य पुस्तक में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बारे में बंटवारे के वाहक और लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूहों की तरफ से तोलमेल करने वाले माध्यम के रूप में भी चर्चा की थी। और इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए राजनीतिक दलों की प्रकृति और कामकाज के बारे में करीब से जानने की कोशिश करते हैं, खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में। और हमें दलों की जरूरत क्यों होती है, लोकतंत्र के लिए कितने दलों का होना बेहतर है। और इसी संदर्भ में हम मौजूदा समय के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का भी परिचय देंगे और साथ ही यह देखेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या खामियां जुड़ी हुई होती है और उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। देखते हैं राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों होती है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं और अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। अगर आप देश के दूर दराजे और ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो कम पढ़े लिखे लोगों से बात करेंगे तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम ना हो। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें जरूर कुछ न कुछ मालूम होता है, लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ न कुछ जानता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय हैं। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं और अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराइयों के लिए वे दलों को ही जिम्मेदार मानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए ये भी दलों की ही दोषी माना जाता है। और ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक से उठता है कि क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की जरूरत है। करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में और वह भी गिनती के राजनीतिक दल थे और आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं है। और दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए हैं। और आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या है और वे क्या करती है। उनकी जरूरत पर चर्चा इसके बाद देखते हैं और उसके बाद देखते हैं राजनीतिक दल का अर्थ देखें। राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ राजनीतियां और कार्यक्रम तय करता है। और सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है, इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। और इसी आधार पर हम दलों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर है और वे लोगों को समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं और पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नजरिया समाज के उसी वर्ग या समुदाय विशेष की तरफ से झुका होता है। और किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। अब राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं, नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। राजनीतिक दल के कार्य देखें। राजनीतिक दल क्या करते हैं। मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। दल इस काम को कई तरह के करते हैं और दल का चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देश में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीके से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य व समर्थन करते हैं। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देश की संख्या बढ़ती जा रही है और अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुने जाते हैं और दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रम चुनते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियाँ ठीक है और इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है, पर कोई भी इस सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचार को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पार्टियां ही
यही काम करती है और पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती है और जिनका वे समर्थन करती है। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है। उसके बाद पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं और इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसले लेते हैं और वह दल की सरकार बनाते हैं और चलते हैं। और हमने पिछले साल पढ़ा कि मैंने 9 क्लास वाली पुस्तक में पढ़ा कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णायक राजनेता ही लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों को होते हैं। पार्टियां नेता चुनती है और उनको प्रशिक्षित करती है और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सके। उसके बाद चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी दल की भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वह अपनी अलग राय भी रखती है। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं और जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे मुद्दों को उठाते और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं और समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह के भी काम करते हैं। दल कई तरफ लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती रहती है और दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। और यह एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है और इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। दलों के भी हर हाल में लोगों की मांगों और जरूरतों पर ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं। उसके बाद राजनीतिक दल की जरूरत की ओर देखें तो दलों के काम की इस सूची में उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की शुरुआत में पूछा गया है। दरअसल हमें राजनीतिक दल की जरूरत नहीं, कामों के लिए है और उनकी जरूरत हमें कामों करवाने के लिए है। पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की जरूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके ही हम अब उनकी जरूरत को समझ सकते हैं। अगर दल न हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे और तब उनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वादे करने की स्थिति में नहीं होगा और सरकार बन जाएगी पर उससे की उपयोगिता संदिग्ध होगी और निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश से कैसे चले उसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। और हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनाव का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। हालांकि इन चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बट जाता है और हर खेमा सभी दलों के लिए अपने उम्मीदवारों का पैनल उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करता है। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं, और चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील हो, राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधि पर आधारित तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार को साथ हो जुड़ता है। अब हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। जब समाज बड़े लोग और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न पदों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है और विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों के साथ करने की जरूरत होती है ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके और उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनाने और नीति का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी जरूरतें होती है राजनीति दल उनको पूरा करते हैं। और इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। उसके बाद देखें
कितने राजनीतिक दल होने चाहिए? तो लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। और इस औपचारिक अर्थ में सभी देश में बहुत से राजनीतिक दल हैं। भारत में भी चुनाव आयोग के नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से ज़्यादा है, लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता है और चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ पार्टियों ही सक्रिय होती है। और ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छी है? कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है और इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। और क्लास 9 में हमने देखा कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को ही शासन करने की अनुमति है। हालांकि कानूनी रूप से वहां भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है, पर वहां की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता की अनुमति नहीं देती। इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता और इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता और हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते। और क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए और साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए। और कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच की बदलती रहती है और वहाँ अनेक दूसरी पार्टी हो सकती है, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती है, पर सिर्फ 2 ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। और अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी ही 2 दलीय व्यवस्था है। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो या 2 दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक अवसर हो, तो इससे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं और जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। जैसे 2004 में संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त गतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है, पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हेतु और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाते हैं। तो इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है? अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है और इससे समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली सभी चीज़ों अपनी भूमिका निभाती है। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता और हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करती है। और जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका कारण यह है कि 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम है और हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले, यह संभव नहीं है। उसके बाद ये देखें राजनीति की नैतिक ताकत देखें। एक वैकल्पिक राजनीतिक ढांचा खड़ा करने की बात से शिकंजी का क्या मतलब था? और सुधा करुणा कहानी के हिसाब से सुधा करुणा, शाहीन और ग्रेसी की बातचीत के क्रम में यह सवाल उठता है कि ये चारों महिलाएं देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे मजबूत जन आंदोलन से जुड़ी थी और ये चारों ओडिशा के एक गाँव में बैठी थी और जन आंदोलन के भविष्य पर नए सिरे से विचार कर रही थी। और यहाँ उनको आंदोलन के रोज के कामों के चीख भी परेशान नहीं कर रही थी। और देखते हैं स्वाभाविक तौर पर बातें शिकंजी की तरफ मोड़ी जिन है। देश भर की आंदोलनकारी जमातें अपना मित्र राजनीतिक, दार्शनिक और नैतिक मार्गदर्शन मानती है। और उसके बाद किशनजी का तर्क था कि जन आंदोलन के लोग चुनावी राजनीति में सीधे हिस्सेदारी करें और यह एक सरल लेकिन ताकतवर तर्क था। एक मुद्दे पर केंद्रित जन आंदोलन के जीवन
जीवन के एक क्षेत्र में तो कुछ बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन अगर हम बुनियादी सामाजिक बदलाव या जीवन के किसी एक पहलू से भी बुनियादी बदलाव चाहते हैं, तब हमें एक राजनीतिक संगठन की जरूरत होगी। जन आंदोलन को राजनीति में एक नैतिक ताकत के तौर पर एक नया राजनीतिक संगठन बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक तत्कालीन जरूरत है, क्योंकि सारे राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव के लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं। और ग्रेसी ने कहा कि लेकिन किशनजी ने सभी स्पष्ट नहीं किया और सभी स्पष्ट नहीं किया कि यह संगठन कैसा होगा। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक विकल्प या राजनीति में तीसरी शक्ति की बात की है, पर क्या उनके ऐसा कहने का आशय एक राजनीतिक दल बनाने से था? ग्रेसी का मानना था कि पुराने दलों का राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव लाने में समर्थ नहीं है और सुधा उसकी बात से सहमत थी। और उसने कहा, मैंने इस विषय पर कई बार विचार किया है और मैं मानती हूँ कि हमने आज तक विस्थापन, भूमंडलीकरण, जातिगत और लैंगिक उत्पीड़न या विकास के वैकल्पिक मॉडल के लिए कि जितने आंदोलन खड़े किए हैं वे राजनीतिक ही हैं। और पर जैसे ही हम कोई दल बनाएंगे और हमारी इतने वर्षों की प्रतिष्ठा चौपट हो जाएगी, तब लोग हमें नेताओं से अलग नहीं मानेंगे। और करुणा ने बीच में ही कहा कि फिर हमने यह देखा है कि मौजूदा दलों पर दबाव बनाकर भी काफ़ी कुछ हासिल किया जा सकता है। और हमने पंचायत चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन नतीजे उत्साहजनक नहीं थे। और लोग हमारे काम का आदर करते हैं और वे हमें अच्छा भी मानते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो वे स्थापित दलों को ही वोट देते हैं। शहीन उनसे सहमत थी और उसने कहा कि देखिए, एक बात बहुत साफ है, किशनजी चाहते थे कि सभी जन आंदोलन मिलकर एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएं। हाँ, वे इस पार्टी के दूसरे से एकदम अलग रंग के रूप में देखना चाहते थे। वे राजनीतिक विकल्प बनाने की जगह वैकल्पिक किस्म की राजनीति चाहते थे। और उसके बाद किशनजी अब इस दुनिया में नहीं है। और इस चारों कार्यकर्ताओं के बारे में आपकी क्या राय है और क्या उन्हें एक नया राजनीतिक दल बनाना चाहिए? क्या कोई राजनीतिक दल राजनीति में नैतिक बल बना सकता है? यह दल कैसे होना चाहिए? उसके बाद दूसरा है राजनीतिक दलों में जन भागीदारी। देखें, अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखती है। उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि यह बात आंशिक रूप से ही सही है। बड़े नमूने पर आधारित और कई दशकों तक चले सर्वेक्षण के तथ्य बताते हैं कि दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती है। जो लोग दलों पर एकदम भरोसा नहीं, बहुत भरोसा नहीं के पक्ष में बोल और उनका अनुपात कुछ भरोसे या कुछ पूरा भरोसा बताने वाले के काफ़ी ज़्यादा है। और यही बात ज़्यादातर लोकतंत्र पर भी लागू होती है। पूरी दुनिया में राजनीतिक दल एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। बहरहाल राजनीतिक दलों के कामकाज के लोगों की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकल्पित देशों में भी ज़्यादा है। और पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे धीरे बढ़ता गया है और खुद को किसी राजनीतिक दल की करीबी बताने वाले का अनुपात भी इसी अवधि में बढ़ता गया है। उसके बाद देखें राष्ट्रीय राजनीतिक दल। देखें, विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्र में 2 दल के राजनीतिक दल है। संघीय इकाइयों में सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल और अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। भारत में भी यही स्थिति है और कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई है और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। और इन दलों के विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं, पर कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को भी मानती है। और देश की हर पार्टी को चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। आयोग सभी दलों को समान मानता है, पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देते हैं और उन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही किया जाता है। और इस विशेष अधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। और कुछ चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि
कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। और जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पर कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पर कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पर कुल वोटों को 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। और इसी वर्गीकरण के हिसाब से 2006 में देश में 6 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। और आइए इनमें से प्रत्येक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जाने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जाने तो इसमें आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है और यह दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है। 1885 में गठित इस दलों में कई बार विभाजन हुए। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्षता लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया 1971 तक लगातार। और फिर 1980 से 1989 तक इसने देश पर शासन किया। और 1989 के बाद से इस दल के जन समर्थन में कमी आई पर अभी यह पूरे देश और समाज के सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए हैं और अपने वैचारिक रुझान में मध्य वर्गीय यानी न वामपंथी और न दक्षिणापंथी। इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। और यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थक है पर इस बात को लेकर भी सचेत है कि इन नीतियों का गरीब और कमजोर वर्गों पर बुरा असर न पड़े। 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में 145 सीटें जीतकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और अभी केंद्र में शासन करने वाले संयुक्त प्रतिशील गठबंधन का नेतृत्व यही दल कर रहा है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के देखें तो पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी और भारत कई प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनने का लक्ष्य भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एवं या हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है। पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीति स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतर पर रोक लगाने के पक्ष में है। 1990 के दशक में इसके समर्थन का आधार काफी व्यापक हुआ है। पहले देश के उत्तरी और पश्चिम तथा शहरी इलाकों तक की सिमटी रहने वाली इस पार्टी ने इस दशक में दक्षिण पूर्वोत्तर तथा देश के ग्रामीण इलाकों में अपना आधार बढ़ाया है। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से यह पार्टी 1998 में सत्ता में आई और गठबंधन में कई प्रांतीय और क्षेत्रीय दल शामिल थे। और 2004 में लोकसभा चुनाव में यह पार्टी पराजित हुए हैं और अभी लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल हैं। ये जब पुस्तक है तब का है। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी देखें। कांशीराम के नेतृत्व में 1984 में गठन बहुजन समाज जिसमें दलित आदिवासी पिछड़ी जाति और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल है के इसके राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा है। पार्टी साहू महाराज महात्मा फूले और पेरियार रामास्वामी नायकर के बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं का प्रेरणा लेती है। दलितों और कमजोर वर्गों के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा करने के मुद्दे पर सबसे ज्यादा सक्रिय है। इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टियां पर्याप्त ताकतवर है। और अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 3 बार सरकार बनाई और इस बार को 2004 में लोकसभा चुनाव में करीब 5% वोट और 9 सीटें मिली से। उसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है।
तो 1964 में स्थापित ये मार्क्सवादी लेनिनवाद में आस्था और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थन तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता के विरोधी यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है और पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में बहुत कमजोर आधार है। गरीबी, कारखाना मजदूरों, खेतिहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़ है इसकी। और यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुख्य आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचक है और पश्चिम बंगाल में लगातार 30 वर्षों से शासन में है और 2004 में चुनाव में इसने करीब 6% वोट और लोकसभा की 43 सीटें हासिल की है। और यह पार्टी अभी केंद्र की संप्रज्ञ सरकार का बाहर से समर्थन कर रही है और इस सरकार में शामिल नहीं है। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। 1925 में गठित मार्क्सवादी लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था, अलगाववाद है और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी है। और यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजबूत वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानते हैं। और 1964 की फूट यानी जिसमें मापक इससे अलग हुई है, इसके बाद इसका जनाधार सिकुड़ता चला गया। लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अभी भी ठीक ठाक स्थित है और बहरहाल इस समर्थन में धीरे धीरे कम होता गया है। 2004 के चुनाव में इससे 1.4% वोट और लोकसभा के 10% हासिल हुई है। और मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को साथ लाने का पक्षधर है और अभी केंद्र की प्रसंग सरकार को बहरहाल में समर्थन दे रही है। और उसके बाद देखें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बारे में देखें तो कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में यह पार्टी बनी। लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समानता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में आस्था है। और यह पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। और महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ ही यह मेघालय, मणिपुर और असम में भी ताकतवर है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में भागीदारी 2004 से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में साझेदारी है। उसके बाद देखिए प्रांतीय दल, कुछ 6 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को चुनाव आयोग ने प्रांतीय दल के रूप में मान्यता दी है। आमतौर पर उन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है, पर यह जरूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा या नजरियों में ये पार्टियां क्षेत्रीय ही हो। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल हैं, पर उन्हें कुछ प्रांतियों में भी सफलता मिल पाई है। और समाजवादी पार्टी, समता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है और इनकी कई राज्यों में इकाइयां हैं। बीजू जनता दल और सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा और मिजो और नेशनल फ्रंट जैसी पार्टियां अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत है। और पिछले 3 दशकों में प्रांतीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है और इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज्यादा संपन्न हुई है। और किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल प्रांतीय दलों के साथ गठबंधन करने की बहुमत मजबूत हुई है। और 1996 में के बाद से लगभग प्रत्येक प्रांतीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनाने का अवसर मिला है और इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए हैं। यानी इन दलों के ब्यौरों के लिए अगले पृष्ठ में हम नक्शा देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां देखें क्या होती हैं। तो हमने देखा कि लोकतंत्र में के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण है। कुछ दल ही लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप है और इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियाँ के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराए। और पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं और हमारे लोकतंत्र के साथ ही यही बात लागू होती है। और आम जनता की नाराजगी और आलोचना राजनीति दलों के कामकाज के 4 पहलुओं पर ही केंद्रित रही है। और लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों के इस चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करनी चाहिए। पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना।
सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ के नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। पार्टियों के पास न सदस्यों की खुली सूची होती है, न नियमित रूप से संगठनिक बैठक होती है और इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होती है। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते हैं। असामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी का अंदर क्या चल रहा है और उसके पास न तो नेताओं से जुड़कर फैसलों का प्रभावी करने की ताकत होती है, वरना ही कोई और माध्यम। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं और कुछ चूंकि नेताओं के पास ही असली ताकत होती है, इसलिए जो उनसे असहमत होते हैं उनका पार्टी में टिक पाना संभव नहीं है और मुश्किल होता है। पार्टी के सिद्धांत और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। दूसरी चुनौती पहली चुनौती से भी बड़ी है, जुड़ी हुई है और यह है वंशवाद की चुनौतियाँ। चूँकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शिता तरीके से नहीं कर लेते, इसलिए सामान्यतः कार्यकर्ता के नेता बैठने और ऊपर पाने की गुंजाइश से काफ़ी कम होती है। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ देते हुए अपने नज़दीकों लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा ही एक परिवार के लोग आते हैं और यह दल अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं और यह प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित कमोबेश से पूरी दुनिया में दिखाई देती है। और तीसरा चुनौती दलों में यानी खासकर चुनाव के समय दलों में पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ होती है और कुछ पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है। अतः इसके लिए कोई भी जायज तरीका अपनाने से वे परहेज नहीं करते और वे ऐसे ही उम्मीदवार उतारते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा हो या जो पैसे जुटा सकें। और किसी पार्टी को ज़्यादा धन देने वाली कंपनी और अमीर लोग इस पार्टी को नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती है या उसकी मदद लेती है। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थन लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को भी लेकर चिंतित हैं। और चौथी चुनौती पार्टी के बीच विकल्पहीनता की स्थिति की है। और सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीति और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। और हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है। जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है और दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत है और उनके बीच अंतर बहस बयोरों का रह गया है। और नीतियाँ कैसे बनाई जाए और उन्हें कैसे लागू किया जाए। और अपने देश में भी सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है और जो लोग इससे अलग नीतियाँ चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। और कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता है, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। उसके बाद दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों में सुधार हो। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राजनीतिक दल सुधारने को तैयार है। अगर वे तैयार नहीं है तो क्या उन्हें सुधारने की मजबूर किया जा सकता है। दुनिया भर के नागरिक इस सवालों को लेकर परेशान है और ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब आसान नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिर फैसला राजनेता ही करते हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग उनको बदल सकते हैं पर उनकी जगह फिर नए नेता ही लेते हैं। अगर वे सभी सुधार नहीं चाहते तो कोई उनका सुधार करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है। और आइए अपने देश में राजनीतिक दलों और उसके नेताओं को सुधारने के लिए हाल में जो प्रयास किए गए हैं, आज वे सुझाव दिए गए पर उन पर गौर करें। पहला है कि विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया और निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्रिपरिषद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी से देखते हुए ऐसे किया गया। और उसके बाद नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट पर गवानी होगी और इस नए कानून से दल बदल में कमी आई और पर इससे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना और भी मुश्किल हो गया और पार्टी नेतृत्व को भी कोई फैसला नहीं करता। दल बदल क्या है। विधायिका के लिए किसी
विधायिका के लिए किसी दल विशेष के निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना दल बदल होता है। और उसके बाद संसद के विधायक को उसे मानक की होती है। और दूसरा है कि उच्च न्यायालय ने फैसले और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया और इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले एक उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया। और इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत ही पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी और पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएं सही है या नहीं यह जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक हम यह बात भरोसे से नहीं कह सकते कि इस व्यवस्था के बने जाने के बाद से राजनीतिक पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं। तीसरा है, चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। अब दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है, पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूरी करने के लिए होता है। अब यह बात अभी भी नहीं कहा जा सकती कि इससे राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत है। और इसके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम सुझाए गए। चौथा है कि राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। और सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें। पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाएं और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं। यह व्यवस्था अनिवार्य की जा सकती है। पांचवा है कि राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब 1/3 जरूर टिकट दें और इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होनी चाहिए। उसके बाद है 6 है कि चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नकद फैसला दिए जा सकते हैं। उसके बाद है राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। अगर वे मान लिया गया हो तो संभव है कि इनके कुछ सुधार हो सकते हैं, लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानून समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। दलों को जरूरत से ज्यादा नियमों से पकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है और इससे सभी दल कानून को दरकिनार करने का तरीका ढूंढने लगे हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे कि वे जिससे वे पसंद नहीं करते। और दो तरीके से जिससे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका यह है कि राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का, और यह काम चिट्ठियां लिखने, प्रचार करने और दलों के जरिए किया जा सकता है। आम नागरिकों, दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह काम किया जा सकता है। अगर दलों को लगे कि सुधार करने में उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवि खराब होने लगेगी तो इससे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे। और सुधार का दूसरा तरीका यह है कि इन सुधार की इच्छा रखने वाले का कुछ खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना चाहिए। और लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा न ले और बाहर से ही बातें करें तो सुधार मुश्किल है। खराब राजनीति का समाधान है ज्यादा से ज्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। और हम इस बात पर भी चर्चा से आखिर अध्याय में भी करेंगे।